हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज़ का डे 8 है। 7 क्लासेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। सो अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्लास मिस हुई है तो सिंपली चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है एस्टेट पीजीटी कॉमर्स। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 196 से। अच्छा, ये बताइए आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि देखो अब एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी कम बचा है, तो थोड़ा सीरियस हो जाएं और कंसिस्टेंसी थोड़ा मेंटेन करें। ठीक है, चलिए। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज़ यूज्ड व्हेन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड है वेटेड एवरेज मेथड, इसका यूज़ कब करते हैं। प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल, जब आप प्रॉफिट्स इक्वल नहीं होते उस केस में, या प्रॉफिट्स शो अ ट्रेंड, प्रॉफिट्स फ्लैक्चुएटिंग, या नन ऑफ द अबाव। तो देखो जो वेटेड एवरेज मेथड है इसको हम उस केस में यूज करते हैं जब प्रॉफिट्स एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। ट्रेंड मीन्स या तो प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे होंगे, इंक्रीजिंग ट्रेंड में होंगे, या फिर हर साल कम हो रहे हैं, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। मीन्स एक ट्रेंड फॉलो कर रखा है, या तो अब प्रॉफिट है या फिर लॉस, एक सीक्वेंस में है वो। तो उस केस में क्या होता है कि हम वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म अर्न ₹1,10,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द एसेट्स ऑफ द फर्म इज ₹11 lakh एंड लाइबिलिटीज 1 lakh. वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। तो क्वेश्चन में आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करके बताना है कि जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उससे गुडविल कितनी आएगी। तो देखो सबसे पहले गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। नेट एसेट्स आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है, 11 लाख है टोटल एसेट्स, माइनस कर देंगे इसमें से लाइबिलिटीज़, तो बच जाएगी हमारे पास नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स हमारे पास 10 लाख रुपए की। कैपिटलाइजेशन वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,10,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये परसेंट हटा देंगे, 100 मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके पास जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू आएगी वो आएगी 11 लाख। ठीक है, इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे 11 लाख को। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, गुडविल की वैल्यू आ गई आपके पास 1 लाख रुपए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म विच आइटम इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम रियलाइजेशन अकाउंट में कौन से आइटम्स डेबिट साइड में आते हैं। तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है। ऑप्शन ए है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, बैलेंस ऑफ रिजर्व फंड, अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, या क्रेडिटर्स बैलेंस शोन इन बैलेंस शीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर। देखो डेबिट साइड में कौन से आइटम्स शो होते हैं, जो लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं और एसेट्स हैं, वो आते हैं आपके डेबिट साइड में। तो ये आपका रियलाइजेशन, इसमें क्या दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है, ये एक एक्सपेंस है, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म गोमा अ पार्टनर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹15,000 एट ₹19,000, बाय हाउ मच अमाउंट द रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो क्वेश्चन में देखो आपसे बताया है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले लेता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में उस एसेट्स की एग्रीड वैल्यू पे क्रेडिट होगा, या फिर किसी दूसरी वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे या फिर एग्रीड वैल्यू पे। तो इसका राइट आंसर है
कि जब भी कोई पार्टनर है या कोई भी पर्सन है, जब वो कोई एसेट्स लेता है तो हमेशा एग्रीड वैल्यू को हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करते हैं। तो इसकी जो अमाउंट है वो हो जाएगा 19,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:4. A retires and after his retirement, B and C agrees to share profit and loss in the ratio of 3:4 in future. Their gaining ratio will be. तो देखो आपको ना बताना है गेनिंग रेशियो क्या होगा। आपके पास पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और न्यू भी दिया हुआ है रिटायरमेंट के बाद का। तो अब आपको बताना है कि गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो, अब आपके पास बी का कितना दिया हुआ है, बी का न्यू शेयर है 3:4, तो ये हो जाएगा 3/7 माइनस 3/9। 3/9 कहाँ से आ गया, ये है 3 और टोटल है इसका 9। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6/63। ये हो गया बी का। अब कैलकुलेट करते हैं सी का। सी का गेन कैसे, जो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, सी का भी सेम तरीके से। न्यू रेशियो है उसका 4/7 माइनस ओल्ड रेशियो है सी का 4/9। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8/63। ठीक है, तो इसको 6/63 और 8/63, तो ये आपका कट होकर कितना आ जाएगा, ये। तो राइट आंसर इज आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एट व्हाट रेट इज इंटरेस्ट पेएबल ऑन द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स व्हेन ही ऑप्ट फॉर इंटरेस्ट एंड नॉट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखो, जब कोई भी पार्टनर किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में अगर उसकी कैपिटल और जो शेयर उसका शेयर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का शेयर फर्म उसको पे करती है, उसके लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना उनको पे करती है फर्म। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को जब फर्म पे करती है तो या तो तुरंत पे कर देती है या फिर कुछ टाइम बाद पे करती है। तो ये बताया गया है कि क्वेश्चन में कि वो तुरंत पे नहीं कर पाता तो उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6% पर एनम। ठीक है, किसी भी केस में अगर तुरंत पेमेंट नहीं होती, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, तो फर्म को 6% इंटरेस्ट के साथ में वो अमाउंट पे करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रीटमेंट इज मेड ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तब फर्म में जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जैसे जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है, जो ऑलरेडी पड़े हैं फर्म के पास, तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रेडिटेड टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्योंकि देखो, जो जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, या फिर कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, ये सब पास्ट अर्निंग है, पास्ट अर्निंग है। तो मतलब ये ऑलरेडी सब पार्टनर्स ने मिलके अर्न किए हैं, इसीलिए ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are the partners in a firm having capital of ₹54,000 and ₹36,000 respectively. They admitted C for 1/3 share in the profits. C brought proportionate amount of capital. The capital brought by C would be. तो क्वेश्चन में देखो, आपको है ना बताया गया है कि दो पार्टनर्स हैं A और B, और दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। C पार्टनर को एडमिट करते हैं 1/3 शेयर के लिए। तो अब ये कह रहे हैं कि सी को कितनी कैपिटल लेके आनी पड़ेगी, और ए और बी की दोनों को दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी की दोनों की कैपिटल को प्लस कर लेंगे। तो इनकी कैपिटल का अमाउंट टोटल आया 90,000। तो 90,000 इनकी कैपिटल है, तो सी को मिला था 1/3 शेयर। तो इनके पास कितना शेयर बच गया, 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे, तो 2/3 शेयर ए और बी के पास है। ठीक है, तो अगर हम 2/3 शेयर को रिवर्स करके इससे ये ऐसे कर दे 3/2 मल्टीप्लाई इस तरह से, तो ये आ जाएगा आपका टोटल कैपिटल आ जाएगी फर्म की। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आई, 1,35,000। ये आ गई टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म। तो ए और बी की अगर 90,000 है तो 90,000 इसमें से माइनस कर दो,
तो बच जाएगी सी की कैपिटल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the balance sheet is prepared after the new partnership agreement, the assets and liabilities are recorded at। देखो जब पार्टनरशिप में चेंजेस आते हैं, जैसे कोई या तो एडमिशन हुआ है किसी का, रिटायरमेंट हुई है, या फिर न्यू एग्रीमेंट बनाया है पार्टनरशिप फर्म में, कोई न्यू एग्रीमेंट बना लिया, तो उस केस में क्या होता है कि जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको किस वैल्यू पर दिखाए जाते हैं। क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करेंगे, करंट कॉस्ट पे, रियलाइजेशन वैल्यू पे, या रीवैल्यूड फिगर पे। तो देखो जब भी किसी भी वजह से नई पार्टनरशिप बनती है, या तो नया पार्टनर आ रहा है, या किसी कोई एक पार्टनर छोड़ के चला गया, या नया एग्रीमेंट बना है, तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो रीवैल्यूएशन में हमेशा रीवैल्यूड फिगर्स लिए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इट विल बी। देखो क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, और कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो पहले से बुक्स में रिकॉर्ड, मतलब पहले से है लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई, अनरिकॉर्डेड है, वो कोई ऐसी लाइबिलिटी है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट साइड में उसको लिख देंगे। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई भी ऐसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो अब जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम उसको डेबिट साइड में लिख देंगे उसको रिवैल्यूएशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पार्टीज इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो देखो जब कोई भी किसी फर्म का कोई डिसॉल्व होती है कोई फर्म, तो उस टाइम पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसमें पूछा है कि पेमेंट का ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में पेमेंट की जाएगी। तो आपको दिए गए हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टनर हु हैव ग्रांटेड लोन्स, पार्टनर हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड अबाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो पेमेंट होती है जब फर्म बंद होगी उस टाइम, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, उन क्रेडिटर्स को जिनके पास सिक्योरिटी है, मतलब कोई फर्म की कोई ऐसी एसेट्स जो गिरवी रखी है उनके पास। ठीक है, तो सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को होगा फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट पे होगा पेमेंट होगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। उसके बाद होगी अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इसके बाद उस पार्टनर का लोन चुकाया जाएगा। लास्ट में जो अमाउंट बचेगा तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है, मतलब उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल का, उस टाइम वो रिफंड की जाएगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहेगी 1 2 3 4। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनर इन अ फर्म इज ड्रॉइंग ₹500 रेगुलरली ऑन द 16th ऑफ एवरी मंथ। तो क्वेश्चन में आपसे बताया है कि कोई पार्टनर है जो 500 रुपये निकाल रहा है फर्म से हर महीने। कौन सी डेट को? 16th ऑफ एवरी मंथ, मतलब मिड ऑफ मंथ निकाल रहा है। जब भी हम कोई पार्टनर महीने के बीच में ड्राइंग करता है तो उस टाइम हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते हैं, क्वेश्चन में यही पूछा है। ही विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट द गिवन रेट इन ईयर ऑन 6,000 फॉर द टोटल पीरियड ऑफ। तो कितने पीरियड के लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब भी मिडल ऑफ मंथ दिया हो क्वेश्चन में ड्राइंग का, तो हमेशा हम 6 मंथ्स के बेसिस पे जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। और अगर यहाँ पे फर्स्ट दे रखा होता है कि पहली तारीख को वो ड्राइंग कर रहा है, तो अगर मंथ के स्टार्टिंग में अगर वो ड्राइंग करता है तो हम लेते हैं 6.5 महीने, और अगर मंथ के एंड में ड्राइंग करता है तो लेते हैं हम 5.5 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज। जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है और जब तक फर्म उसकी पेमेंट नहीं करती तो वो अमाउंट फर्म बैलेंस शीट में कहाँ शो करेगी। ऑप्शंस हैं लाइबिलिटी, एसेट्स, कैपिटल या लोन। तो राइट आंसर इसका लोन में। जब भी पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर या जो किसी पार्टनर की डेथ हो गई उसका अमाउंट अभी पे नहीं किया है तो वो फर्म में एज अ लोन दिखाया जाएगा। लाइबिलिटी मत कर देना, वो हमेशा लोन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे आर एडमिटेड जेड फॉर 3/7 शेयर इन द न्यू फर्म इन विच ही टेक्स
2/7 फ्रॉम एक्स एंड 1/7 फ्रॉम वाई, द न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड विल बी। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो जेड को जो टोटल रेशियो दिया है वो है 3/7, लेकिन 3/7 कहाँ से लिया? उसने एक्स से लिया कुछ हिस्सा उसने वाई से लिया। तो जो एक्स से लिया तो वो एक्स के शेयर में से लेस करना पड़ेगा। तो एक्स का पहले शेयर क्या था? 7/10, और कितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया नए पार्टनर को देने के लिए? 2/7। तो 2/7 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 29/70। ठीक है, अब y का कैलकुलेट करेंगे। 3/10 हो जाएगा y का, और उसने सेक्रीफाइस किया है 1/7, तो 1/7 उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 11/70। ठीक है, और जेड का दे रखा है 3/7, तो देखो इसको सोल्व कर दो। 29, 11 और 7 10 जा 70, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 29:11:30। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the treatment if the assets are taken over by the creditors of a firm at the time of dissolution? ठीक है, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर कोई क्रेडिटर खुद एसेट्स ले लेता है पेमेंट के बदले, तो रियलाइजेशन अकाउंट में उसकी एंट्री कहाँ पे होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियलाइजेशन विल बी क्रेडिटेड। देखो इसकी जब भी कोई पार्टनर है वो कोई एसेट्स ले रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर की लायबिलिटी कम हो गई ना, तो क्रेडिटर का अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो अब रिवर्स हो जाएगा, तो इसकी एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द डिसीजन इन द गार्डनर वर्सेस मुर्रे केस, when the partners capital account are fixed, any loss arising due to the capital deficiency of an insolvent partner is to be borne by solvent partners in the ratio of। तो देखो आपको बताया है कि क्वेश्चन में एक केस दिया हुआ है गार्डनर वर्सेस मुर्रे केस। तो जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है और अगर कोई उसका फर्म का कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब पेमेंट नहीं कर पाता, तो उस केस में जो उस पार्टनर का लॉस है उस लॉस को बाकी पार्टनर्स कैसे शेयर करेंगे? तो ये बताता है एक फेमस केस गार्डनर वर्सेस मुर्रे केस। तो जो गार्डनर वर्सेस मुर्रे केस है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी डिफिशियंसी उसके सोल्वेंट पार्टनर्स बियर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशियो। तो किस रेशियो में शेयर करेंगे? हमेशा कैपिटल रेशियो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो। एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस पार्टनर का जो शेयर है उसको बाकी के पार्टनर्स उनके कैपिटल रेशियो में शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन। तो जब एक न्यू पार्टनर एडमिशन के टाइम पे जो गुडविल लेके आता है तो वो अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? तो देखो जब भी न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो इसलिए लेके आता है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर जो लेता है तो उसके बदले में वो गुडविल देगा। ठीक है, तो ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दी जाएगी ओल्ड पार्टनर्स को। न्यू पार्टनर की जो गुडविल लेके आएगा न्यू पार्टनर, वो ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट, interest paid by an investment company will come under which kind of activity while preparing cash flow statement? देखो इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है? जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसके लिए इंटरेस्ट पेमेंट किस एक्टिविटी में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, किस में आता है? तो देखो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है वो एक फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है। ठीक है, तो इस केस में जब कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज होती है ना तो उस केस में इंटरेस्ट की पेमेंट हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स? क्वेश्चन में कहाँ इंटरेस्ट किस पे दिया है? डिबेंचर्स पे। वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप कैसे ट्रीट करोगे अगर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है? कहाँ आएगा ये? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कहाँ आएगा? तो देखो कंपनी को जो कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो डिबेंचर्स कंपनी के लिए एक बोरोड फंड होते हैं, मतलब लोन टाइप है। तो इसलिए जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट पे करेंगे हम डिबेंचर्स पे, वो एक फाइनेंस कॉस्ट हो गई, यानी लोन लेने की कॉस्ट हो गई ना इंटरेस्ट। तो इसलिए ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ। तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ किस ड्यूरेशन की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मीडियम के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए, या वेरी लॉन्ग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच विल बी डिडक्टेड। मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते टाइम कौन से आइटम, इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब माइनस हो जाएगा? ऑप्शन ए डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीजिंग इन ट्रेड रिसीवेबल्स, डिक्रीजिंग इन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो देखो जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाते हैं हम, ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक्टिविटी, तो जो हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस की कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, जैसे करंट एसेट्स चेंज हुई है तो उसकी क्या एडजस्टमेंट होती है? जब भी करंट एसेट्स चेंज होगी, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से माइनस कर दिया जाएगा, और अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हुई है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस कर दिया जाएगा। और करंट लाइबिलिटीज़ के लिए जस्ट रिवर्स है, जैसे ही करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होंगे ऐड हो जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, और जैसे ही करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से वो माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से माइनस क्या होता है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से माइनस होता है करंट एसेट्स का बढ़ना। तो यहाँ पे करंट एसेट्स कौन सी है जो बढ़ रही है? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ये तो लाइबिलिटी है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंक्रीजिंग इन ट्रेड रिसीवेबल्स, तो यहाँ पे आपकी करंट एसेट्स बढ़ रही है, तो ये यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ नॉट मोर देन डैश नीड नॉट क्रिएट डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाती है DRR, उसको बनाने की ज़रूरत कब नहीं होती? किस केस में उसको नहीं बनाया जाता? तो देखो अगर डिबेंचर्स का जो मैच्योरिटी पीरियड है, उनका रिडम्पशन का जो पीरियड है, अगर वो विद इन 12 मंथ्स हुआ, मीन्स अगर शॉर्ट पीरियड के लिए है, तो उस केस में DRR बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर डिबेंचर्स को मैच्योरिटी पीरियड है वो 12 महीने से कम है, 12 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, तो उस केस में आपको DRR नहीं बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर्स इज। देखो इंटरेस्ट पेएबल क्या है डिबेंचर्स के लिए? ये एक एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। जब भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिबेंचर्स को, जब भी इंटरेस्ट पे करते हैं डिबेंचर्स को, तो ये हमारे लिए कंपलसरी पेमेंट है, एक कंपलसरी एक्सपेंस है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है तो हम इस साल नहीं पे करेंगे, नहीं, आपको पे करना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। चलिए, थैंक यू सो मच।